जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पर्यावरण का था वो चौथा क्लास देखे थे। आज हम लोग दोस्तों पर्यावरण की ये क्या होगा, पांचवी क्लास होगा। पांचवी क्लास होगा, इसके बाद दोस्तों पर्यावरण का एक क्लास और होगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और और यानी कि दोस्तों 2 क्लास के बाद हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को शुरू करेंगे। तो इसमें दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्या-क्या देखेंगे, तो जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे। उसके साथ-साथ दोस्तों साउंड पॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। साउंड पॉल्यूशन और जो बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में जानेंगे। साउंड पॉल्यूशन हो गया। फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे, अम्लीय वर्षा के बारे में जानेंगे, ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानेंगे और ग्रीन हाउस के इफेक्ट क्या है ये भी जानेंगे। तो ये सारे टॉपिक को दोस्तों आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पीपीटी बनाने में दोस्तों ज़्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से जो पर्यावरण से संबंधित क्लास होता है वो अल्टरनेट चलता है। वो क्या होता है, अल्टरनेट लाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो देखिए दोस्तों आप सभी के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर हमारे इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों हमारा वाटर पोल्यूशन क्या है। तो पोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, जो जैसे कि कोई भी शुद्ध चीज होता है और उसमें कुछ अशुद्ध चीज पड़ जाए। प्रदूषण के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था दोस्तों, कि कोई चीज पहले से अगर कोई शुद्ध पदार्थ है और बाद में इसमें कुछ अशुद्ध पदार्थ मिक्स हो जाता है, तो वो सारी चीज क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। चाहे वायु पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो, वो सारी चीज क्या कहलाता है, पोल्यूशन के अंतर्गत में आता है। तो उसी प्रकार रसायन अपशिष्टों या विषाक्त पदार्थों द्वारा नदियों, झीलों और महासागरों जैसे जल निकायों का संदूषण, यानी कि देखिए दोस्तों ये जल है, ये जल में देखिए ये डायरेक्ट म्युनिसिपल यानी कि दोस्तों जो नगर पालिका वगैरह में होता है, डायरेक्ट नली या नल के थ्रू से क्या किया जाता है, गंदगी को डायरेक्ट नदी या नाले में छोड़ दिया जाता है। तो जल ही हमारा प्रदूषित होता है। और देखिए दोस्तों हम लोग बहुत सारे इतने भी प्लास्टिक कचड़े होते हैं, बड़ा बड़ा मेट्रोपोलिटन शहर जो होता है या बड़े बड़े जो शहर शहर होता है, उसमें से प्लास्टिक वगैरह या कूड़े वगैरह जो होता है वो डायरेक्ट कहीं कहीं पे नदियों या तो समुद्र में डंप कर दिया जाता है। तो उससे भी हमारा वाटर पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से देखिए दोस्तों ये कितनी प्लास्टिक वगैरह है, तो ये भी वाटर पोल्यूशन हो गया। तो ये वाटर पोल्यूशन का क्या है, मेन कारण कह सकते हैं। अब वाटर पोल्यूशन की बात करें दोस्तों तो दो होता है, एक पॉइंट सोर्स पोल्यूशन होता है और एक नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। देखिए दोस्तों अगर पॉइंट सोर्स की बात करें, यानी कि इसमें एग्जैक्ट सोर्स का पता चलता है कि एग्जैक्ट सोर्स यानी कि कहाँ से प्रदूषण फैल रहा है, ये डायरेक्ट पता चलता है एग्जैक्ट। जैसे कि देखिए जल प्रदूषण का सटीक स्रोत ज्ञात होता है कि जैसे नगर पालिका क्षेत्र का जो सीवेज होता है स्थल या औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषण वो डायरेक्ट किस पे होता है, जैसे कि नगर पालिका हो गया चाहे इंडस्ट्री वगैरह हो गया, वो एग्जैक्ट हमें पता चलता है कि नगर पालिका का पानी कहाँ पे गंदगी जो है वो नदी में जा रहा है, या तो इंडस्ट्री से जो भी सीवेज निकल रहा है या तो वेस्टेज निकल रहा है वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, वो नदी या नाले में जा रहा है। तो ये इससे हमारा डायरेक्ट यानी कि एग्जैक्ट सोर्स पता चलता है कि कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट सोर्स कहलाता है, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ से निकल रहा है पोल्यूशन, वो एग्जैक्ट पॉइंट सोर्स कहलाता है। लेकिन नन पॉइंट सोर्स सोल्यूशन क्या कहलाता है, यानी कि इसका निश्चित नहीं है ये कहाँ से निकल रहा है। इसमें जल प्रदूषण का स्रोत किसी अलग स्रोत से नहीं बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र से आता है। बिंदु सोर्स की तुलना में इसे नियंत्रित करना कठिन है। देखिए दोस्तों, जो पॉइंट सोर्स को तो हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, इसे कंट्रोल या तो नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन इसे जो नन पॉइंट सोर्स सॉल्यूशन है इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट लोकेशन होता ही नहीं है, ये अलग अलग जगह से प्रदूषित होता है। तो अगला देखिए दोस्तों, अगला टर्म हमारा क्या है, जैसे कि जल प्रदूषण के कारण की बात करें तो कारण क्या होता है, जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों जल निकायों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट की पहुंच, जैसे कि घर से जितने भी नदी नालों में मान के दोस्तों हर एक शहर में क्या किया जाता है, एक नली निकाला जाता है, यानी कि जो भी गंदगी वगैरह होता है वो उस नली में छोड़ दिया जाता है। तो उस नदी को नली में छोड़ देने के बाद दोस्तों वो पानी डायरेक्ट आपका क्या होता है, नदी या नाले में मिल जाता है, जैसे कि ये हमारा दिखाया गया है यहाँ पे। तो डायरेक्ट पानी निकल गया, यानी कि घर से डायरेक्ट निकल गया, इस प्रकार से निकाल दिया जाता है। तो वो एक जल प्रदूषण का कारण हो गया। दूसरा दोस्तों क्या है, नदी के पानी में कृषि उर्वरकों या खरपतवार का मिश्रण, यानी कि जैसे कि नदी या
जो होता है नदी के पानी में दोस्तों कृषि उर्वरक, यानी कि हम खेती में करते हैं तो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर उर्वरक तरह तरह के हम लोग देते हैं। तो वो सारे उर्वरकों के द्वारा या तो वो जो खरपतवार होता है वो पानी में निकल जाता है, जैसे फाइकोप्लैंक्टन पौधे छोटा छोटा जो जल में ऊपर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो भी एक पानी प्रदूषित का ही कारण है। तीसरा क्या है दोस्तों, तेल रिसाव का घटना। यानी कि देखिए दोस्तों बहुत सारे अ, ऐसा हो जहाज होता है कि जहाज़ों में अगर पहले तो पेट्रोलियम वगैरह की बात करें, तो जहाज से लेके जाया जाता था पेट्रोल वगैरह। तो वो पेट्रोल वगैरह लीकेज हो जाता है पानी में, तो वो पानी भी क्या होता है, फैल जाता है, स्प्लीस हो जाता है, पूरा का पूरा पानी क्या होता है, फैल जाता है। तो वो भी क्या है, एक जल प्रदूषण का कारण है। फिर जल निकायों तक रेडियोधर्मी तत्वों वाले रसायनों की पहुंच आने की, तरह तरह का केमिकल देखिए हम जल में मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, जल प्रदूषण का एक कारण है, जल प्रदूषण का कारण है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पानी में क्या होता है, बहुत सारे जीव होते हैं, तो उस जीव को सांस लेने के लिए कुछ तो चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वही क्या कहलाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कहलाता है, या तो विकटित ऑक्सीजन। यानी कि श्वसन के लिए पानी में घुली ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा को क्या कहा जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है। जैसे जैसे नीचे हम लोग जाएंगे दोस्तों, तो ऑक्सीजन की लेवल जो होगा वो घटता जाएगा। जो नीचे जाने पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा, नीचे क्या होगा, कम होता जाता है। ऊपर क्या होता है हमारा, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पे 100% दिखा रहा है, लेकिन जैसे नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 60% दिखा रहा है। यानी कि नीचे जाने पर जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है वो नीचे घट जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। यानी कि ऊपर हम आसानी से सांस ले सकते हैं, नीचे नीचे जाने पर क्या है, सांस अधिक अच्छी तरह से सांस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घट जाता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटने का कारण क्या है दोस्तों, डिकम्पोजिशन, यानी कि अपघटन। नीचे क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, अपघटक होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वहां पे डिकम्पोज करने के बाद वो सारी चीज ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से नीचे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जब देखिए, जब डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है तो पानी को दूषित कहा जाता है। लेकिन यदि 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होता है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है। यानी कि दोस्तों अगर संख्या घटेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रदूषित होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रदूषित वो जल माना जाएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि 4 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में अगर 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व है तो वो ज्यादा प्रदूषित माना जाएगा उससे नीचे। अगर 8 है तो वो भी प्रदूषित ही है, लेकिन अगर 9, 10 या 11 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो वो सही जल माना जा सकता है, तो सही जल माना जा सकता है। अब देखिए तो आगे हमारा क्या है कि यहाँ पे दोस्तों दो चीजें, एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव निम्नीकरणीय के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को बीओडी कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। देखिए दोस्तों पानी के अंदर में जो भी जीव होते हैं उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत होता है, या तो वो डीजल, यानी कि कोई भी देखिए दोस्तों पानी के अंदर कोई जीव होता है, तो कोई भी जीव रहता है तो उस जीव को क्या चाहिए, अपघटन करने के लिए, कार्बनिक पदार्थ का जो अपघटन करने के लिए उसे प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। देखिए दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन वो उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हमने इसका टॉपिक ज्यादा नहीं रखा है। अगला क्या है दोस्तों, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि पानी में मौजूद कुल कार्बनिक पदार्थ घुलित और अघुलित ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों का अंतर क्या है कि इसे जो है ना, जो कोई भी वस्तु को अगर यहाँ पे डिकम्पोज करना हो तो वो उसको रासायनिक इसमें यानी कि बायोलॉजिकल टर्म से किया जाता है, यानी कि जैव निम्नीकरण, यानी कि बायोडिग्रेडेशन, यानी कि जैविक प्रक्रिया से क्या होगा, जैविक प्रक्रिया से। जैसे कि हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल पढ़ा था, बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होगा, यानी जैव निम्नीकरणीय। जैसे कि घर से जो फूड वेस्टेज होता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए उसको क्या कहते हैं, उसको डिकम्पोज हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो घुलित और अघुलित, यानी कि जो डिजोल्व और अनडिजोल्व कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे केमिकली डिजोल्व किया जाता है, उसे केमिकल प्रोसेस से डिजोल्व किया जाता है, तो वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, केमिकल ऑक्सीजन
डिमांड कहलाता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला टर्म हमारा क्या है, साउंड पोल्यूशन। क्या दोस्तों, साउंड पोल्यूशन। तो साउंड पोल्यूशन फिर हमारा क्या हुई दोस्तों, यानी कि जो अगर एक लिमिट मात्रा में सुना जाए तो वो ठीक है, लेकिन अगर अधिक तेज हो जाए तो वो साउंड पोल्यूशन के अंतर्गत में आ जाता है। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि की अवांछनीय तीव्रता को शोर कहा जाता है। तो उसी शोर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर कोई हम लोग कभी कभी कुछ अच्छी जो सुंदर आवाजें होती हैं वो ठीक लगता है, लेकिन वही कर्कश आवाज जब आने लगती है तो वो पोल्यूशन के रूप में भी उसे भी कहा जाता है। लेकिन अगर आवाज की ध्वनि की मात्रा बढ़ जाए तो वो पोल्यूशन कहलाएगा। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ जाना, साउंड का इंटेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वो साउंड पोल्यूशन कहलाता है। लेकिन ये साउंड पोल्यूशन दोस्तों कब से घोषित किया गया है, तो देखिए, तो जो यूनाइटेड नेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 से असहनीय ध्वनि को प्रदूषण का हिस्सा माना है, कि 1972 से घोषित कर दिया कि अगर अधिक मात्रा में साउंड निकल रहा है तो वो भी क्या है, एक प्रदूषण के अंतर्गत में माना जाएगा। तो ये 1972 में किसके द्वारा घोषित किया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक टेबल जारी किया गया है, फिर इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा भी एक टेबल जारी किया गया है कि कितना साउंड हम लोग को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, अब अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल। किस में मापा जाता है दोस्तों, डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल में। अब देखिए दोस्तों, डेसिबल ये यूनिट आया, ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेसी, डेसी मतलब क्या होता है, 10 होता है। डेसी मतलब 10 होता है। और जो साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट कौन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो डेसी यहां से लिया गया है, डेसी, और यहां से बेल लिया गया है, यहां से बेल लिया गया है, और ये मिला क्या है, ये मिला करके क्या बना है, डेसिबल। क्या बना है, डेसिबल, जो कि एक साउंड पोल्यूशन का, यानी कि साउंड को मापने का इकाई है। साउंड की मापने का क्या है दोस्तों, इकाई है, तीव्रता का। अगला टर्म हमारा क्या है दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, तो हमने देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर साउंड यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात करें दोस्तों, साउंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 3 रेंज का होता है। एक होता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासाउंड। एक होता है ऑडिबल साउंड। क्या होता है, ऑडिबल साउंड, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। एक होता है अल्ट्रासाउंड। देखिए दोस्तों, अगर इंफ्रासोनिक की बात करें तो वो 20 हर्ट्ज से, जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा वो 20 हर्ट्ज से क्या होगा, नीचे होगा। 20 हर्ट्ज से क्या होगा, नीचे होगा। और जो ऑडिबल रेंज होगा वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा। ये 20,000 हर्ट्ज है, तो ये 20 के हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज है, ये 20 किलो हर्ट्ज है। किलो हर्ट्ज को के को हटा देंगे तो यानी कि 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में इसी रेंज को मनुष्य जो है सुन सकता है। इसी रेंज को क्या कर सकता है, मनुष्य सुन सुन सकता है। इसके अलावा इससे जो अधिक होता है, इससे अधिक जो 20 हर्ट्ज से जो अधिक होता है वो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड या तो अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो अल्ट्रासाउंड को जो कौन सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है। और जो इंफ्रासोनिक है दोस्तों, ये कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, और यानी छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो जानवर वगैरह सुन सकते हैं इस साउंड को। लेकिन मनुष्य कौन सुन सकता है, मनुष्य द्वारा जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, इसी को मनुष्य सुन सकता है, इसी साउंड को सुन सकता है। तो यहीं पे, यहाँ पे जो लिखा गया है दोस्तों, कि मानव कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगे की प्रतिबल प्रति बहुत संवेदनशील है, लेकिन सभी ध्वनियां मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जाती है। मतलब कि इसी रेंज वाले ध्वनि को या साउंड को सुना जाता है। बाकी जो इंफ्रासाउंड है या अल्ट्रासाउंड है, इसे मनुष्य जो है नहीं सुन सकता है, मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ध्वनि प्रदूषण के मानक है, ध्वनि प्रदूषण के मानक यानी कि दोस्तों, साउंड पोल्यूशन को जो माना गया है, ध्वनि प्रदूषण का कोई स्टैंडर्ड है कि उसकी कितना तक होना चाहिए, कितना तक नहीं होना चाहिए। तो ये कब से लागू किया गया है, तो देखिए दोस्तों, जो मानव वायु प्रदूषण की जो रोकथाम, मानव वायु या प्रदूषण की रोकथाम या नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत 1 अप्रैल 1988 को ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। देखिए दोस्तों, 1981 में पहले जो वायु प्रदूषण था, तो वायु प्रदूषण को ही माना जाता था, लेकिन 1988 से दोनों को प्रदूषण के अंतर्गत में रखा गया है। तो पर्यावरण नियम क्या है, 1986 के नियम 3 के तहत भारतीय मानक संस्थान यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने ध्वनि प्रदूषण के लिए
कुछ बुनियादी मानक निर्धारित किए हैं। तो वो देखिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों कि किस रेंज तक कहाँ कहाँ कितना साउंड सुनना चाहिए, ये रेंज दर्शाया गया है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया। ये क्या है, एरिया का कोड ABCD, वो कोई मतलब नहीं दोस्तों। इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया दोस्तों, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, ये औद्योगिक क्षेत्र। तो ये औद्योगिक क्षेत्र की बात करें दोस्तों, ये औद्योगिक क्षेत्र यानी कि जो इंडस्ट्री वगैरह होता है, वहां पे वहां पे जो होना चाहिए, तो दिन में कितना होना चाहिए, सारा का सारा ये डेसिबल में है। जितना भी है सबको हम क्या जानते हैं, ध्वनि की इंटेंसिटी को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। तो डे टाइम में कितना होना चाहिए, कितना 75 डेसिबल होना चाहिए। कहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डेसिबल तक साउंड चलेगा। लेकिन अगर नाइट की बात करें, नाइट में, रात में, तो वो 65 डेसिबल होता है। वो क्या होता है, 65 डेसिबल रात में होना चाहिए। कहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरिया में। लेकिन यही जो कॉमर्शियल एरिया होता है, कॉमर्शियल यानी कि दोस्तों जो ऑफिशियल वर्क होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गया, या तो जो सॉफ्टवेयर कंपनी होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कॉमर्शियल एरिया कहलाते हैं। तो जो कॉमर्शियल एरिया होते हैं ना, उधर 65 डेसिबल दिन में चलेगा, और नाइट में 55 डेसिबल चलेगा। लेकिन रेसिडेंशियल एरिया यानी कि आवासीय, रेसिडेंशियल एरिया कहने का क्या मतलब है दोस्तों, आवासीय, जहां पे मनुष्य लोग रहते हैं, सामाजिक प्राणी, आवासीय, आवासीय क्षेत्र। तो ये कितना होना चाहिए, दिन में 55 डेसिबल का होना चाहिए, और रात में कितना होना चाहिए, 45 डेसिबल का होना चाहिए। लेकिन साइलेंस एरिया की बात करें, जहां पे बिल्कुल साइलेंस जोन होता है, जहां पे हल्ला गुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पे कितना होना चाहिए, 50 डेसिबल होना चाहिए दिन में, और रात में कितना होना चाहिए, 40 डेसिबल। कितना होना चाहिए, 40 डेसिबल। लेकिन देखिए दोस्तों, यही बात अगर यहाँ पे बात करें कि दिन में, लेकिन कब, तो डे टाइम जो माना गया है, सुबह सुबह 6 AM से लेकर के, सुबह 6 AM से 10 PM तक क्या माना गया है, डे टाइम। लेकिन अगर यही नाइट टाइम की बात करें, तो नाइट टाइम कब का माना गया है, तो नाइट टाइम मान के 10 बजे से, ये जो 10 बजे कंप्लीट होता है, 10 बजे यहाँ पे डे टाइम खत्म, तो वहीं से नाइट टाइम शुरू। तो 10 PM से लेकर के 10 PM से सुबह 6 AM तक, सुबह 6 AM तक क्या कहलाएगा, ये नाइट टाइम का शेड्यूल है। यही चीज दोस्तों, ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी अपनाया गया है। ओ सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साउंड पोल्यूशन को इस रेंज में भी रखा गया है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, साउंड पोल्यूशन से संबंधित था। अगला टर्म हमारा क्या है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है दोस्तों, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग कहने का मतलब क्या है, गर्माहट, यानी कि पूरे पृथ्वी का, ग्लोबल मतलब क्या हो गया, पूरा पृथ्वी। तो पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग औसत वैश्विक तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि होता है। इसे एक प्राकृतिक घटना माना जाता है, लेकिन पृथ्वी पर मानव जनित गतिविधियों, विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद इस तापमान वृद्धि की दर में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन देखिए दोस्तों, पहले तो ग्लोबल वार्मिंग तो पहले भी होता था, लेकिन वो नेचुरली होता था। लेकिन जब से इंडस्ट्री वगैरह जो बहुत तरह जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जब से इंडस्ट्री वगैरह खुलना चालू हुआ है, तब से ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ज्यादा बढ़ने लगा है। क्या है, ज्यादा बढ़ने लगा है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण ये है, क्या है दोस्तों, अधिक मात्रा में इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। अगर तापमान बढ़ेगा, तो जो ग्लेशियर वगैरह है वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। या तो जंगल में जो होता है, जंगल में क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आग भी लग जाएगा जंगल में। फिर ग्लेशियर क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, और वो फिर पानी का क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो पानी के लेवल बढ़ने से फिर क्या होगा, जो पृथ्वी, जो हमारा जो पृथ्वी का सरफेस है, उधर आना शुरू हो जाएगा जल। तो इससे बाढ़ आने की संभावना होता है, यानी कि सुनामी आने का, बाढ़ आने का संभावना, तो तरह तरह का होता है। और इस प्रकार से दोस्तों दुनिया समाप्त होने का संभावना बन जाता है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब ये क्या था, हमारा ग्लोबल वार्मिंग था। अगला हमारा क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली क्या होता है दोस्तों, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि प्रभाव, तो मानवीय गतिविधियां ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। यानी कि ग्रीन हाउस के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग
होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव तब होता है जब ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जानी जाने वाली कुछ गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में एकत्रित हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, पहले दोस्तों हमें ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानना चाहिए। तो ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पे हमारा क्या दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस है। तब उस ग्रीन हाउस गैस के बाद जो इफेक्ट होता है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जैसे कि वायुमंडल में हमारा क्या होता है, गैसेस की मात्रा बढ़ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पीछे हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, सन है। तो यहाँ पे सनलाइट से हमारा पृथ्वी पर क्या होता है, बहुत सारे रेडिएशन आता है। बहुत सारे क्या होता है, रेडिएशन आता है। तो जो रेडिएशन आता है दोस्तों, कुछ रेडिएशन हमारे ये ओजोन लेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, या तो फिर वायुमंडल से ही रिफ्लेक्ट होकर उधर ही रह जाता है। लेकिन बहुत सारे रेडिएशन हमारे अर्थ पर आता है। तो अर्थ पर रेडिएशन आने के बाद बहुत ये रेडिएशन फिर पृथ्वी पर टकरा करके यहीं पे रह जाता है, पुनः ये वापिस नहीं जा पाता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल इसे रोक लेता है। हमारा वायुमंडल क्या होता है, इसे रोक लेता है, और ये वापिस वापिस पुनः नहीं जा पाता है। तो जितने भी जो गैसेस होता है, गैसेस की मात्रा हमारा यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि गाय द्वारा, जो गाय जुगाली करता है या गाय गोबर करता है, उसमें मीथेन गैस पाया जाता है। या तो दोस्तों जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, ये भी हमारा क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर ट्रैक्टर के द्वारा दोस्तों, या तो इंडस्ट्री वगैरह के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है, तो ये भी हमारा क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके उसके बाद दोस्तों, जो यानी कि फ्लोरिनेटेड गैस होता है, यानी कि जो फ्रिज से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, वो भी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है, वो वायुमंडल में ही रह जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी संभावना बन जाता है, तापमान वायुमंडल का बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या है दोस्तों, जैसे देखिए, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फिर यहाँ पे सल्फर सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 23 हो गया, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 32, फिर यहाँ पे परफ्लोरोमीथेन हो गया, फिर यहाँ पे कौन सा है, कल परफ्लोरोइथेन हो गया। यानी कि दोस्तों ये सारे के सारे हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसमें, ग्रीन हाउस गैसेस में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिस कार्बन गैसेस नहीं है, कौन से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, या तो N2O हो गया, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ग्रीन हाउस गैसेस होगा, वो डायटोमिक में आता है, यानी कि उसमें डायटोमिक में ही आएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये सेम क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये मोनोऑक्साइड में कभी नहीं होता है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, या जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जब भी आएगा ये डायटोमिक में ही आता है। क्या होता है, डायटोमिक में ही आता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस था। ग्रीन हाउस गैस था। देखिए तो ग्रीन हाउस में अब हम यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जिनकी सांद्रता बढ़ रही है, वे निचले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और ओजोन है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओजोन लेयर भी, ओजोन जो गैसेस है दोस्तों, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी याद रखिएगा। ये क्या था दोस्तों, हमारा ग्रीन हाउस गैसेस था। अब ये इसका दोस्तों ग्रीन हाउस का क्या है, ये प्रभाव देखिए, ग्रीन हाउस का प्रभाव। जब यहाँ पे ये सारे गैस की मात्रा ताप बढ़ जाएगा, गैस की मात्रा बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। और इसकी वजह से दोस्तों जब नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से ही दोस्तों क्या होता है, अम्लीय वर्षा भी होता है। तो ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैसेस का क्या है, ये इफेक्ट है। यानी कि वायुमंडल में जब एक वायुमंडल में दोस्तों ग्रीन यानी कि गैसेस की मात्रा बढ़ जाता है, तो वही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, अम्लीय वर्षा हो जाएगा, अम्लीय वर्षा होगा। तो ये सारी चीज क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस के कारण ही होता है। अब अगला हमारा क्या है दोस्तों, अम्लीय वर्षा। क्या है, अम्लीय वर्षा।
हमने क्या देखा दोस्तों कि बहुत सारे इंडस्ट्री आजकल हो गया है, क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री से क्या क्या निकलता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये सारी गैसें क्या होता है दोस्तों, इंडस्ट्री वगैरह से निकलता है। क्या होता है, इंडस्ट्री वगैरह से निकलता है। जब ये इंडस्ट्री वगैरह से निकलेगा तो जाहिर सी बात है ये इंडस्ट्री के पास तो नहीं रहेगा, ये वायुमंडल में फैल जाएगा। ये क्या होगा, वायुमंडल में फैल जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तो जब वायुमंडल में निकलेगा तो ये इंडस्ट्री के पास बैठेगा नहीं, ये वायुमंडल में घुल मिल जाएगा। क्या होगा, घुल जाएगा। तो जब बारिश होगा, बारिश होगा तो ये बारिश की बूंदों के साथ या तो बर्फ के साथ या कोहरे के साथ क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, पानी गिर रहा है, बरसात का मौसम आने से क्या होगा, बारिश होगा। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। तो वायुमंडल में हमने कौन सा गैस जा चुका है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जा चुका है। तो जब वायुमंडल में हमारा जब पानी यानी कि बरसात का मौसम होगा, तो पहली बरसात जब होगा तो ये हमारा क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड से मिक्स हो जाएगा। क्या होगा, सल्फर जब जल गिरेगा तो जाहिर सी बात है गैस है तो ये जल में तो मिल ही जाएगा। तो जब ये जल में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो हमारा क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, H2SO4 बनाता है। और ये क्या है दोस्तों, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये जो H2SO4 है दोस्तों, ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा। अगला हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे कि फिर से हमारा ये पानी की बूंद है। जब ये पानी की बूंद होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी साथ तो मिक्स होगा, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिक्स होगा, जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिक्स होगा तो जाहिर सी बात है ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, HNO3। ये क्या बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रिक एसिड। ये क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो यही हमारा क्या बनता है दोस्तों, जब बारिश गिनता है, बारिश होती है, जब देखिए दोस्तों अधिकतर जो पहली बारिश होता है मानसून के बाद में, तो वो पहली बारिश अधिकतर अम्लीय होता है, क्योंकि पहली बार इसमें अधिकतर गैसेस जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है वो मिक्स हो जाता है और ये बारिश की बूंदों के साथ गिरता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। इसीलिए दोस्तों अम्लीय वर्षा जो पहली बारिश होता है उसमें नहीं नहाना चाहिए, नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि अगर पहली बारिश में भीगते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम होने की संभावना अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। और यही जब दोस्तों बड़े बड़े जो हमारे स्मारक वगैरह होते हैं ये नुकसान पहुंचाते थे, जैसे कि ताजमहल हो गया। तो ताजमहल हमारा संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन जब ये एसिड रेन होगा तो एसिड रेन क्या करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो एसिड रेन कुल मिला करके हमारे वातावरण को या तो मिट्टी को प्रदूषित करता है और ये वायुमंडल को भी प्रदूषित करता है। और जो हमारे जो पुराने ऐतिहासिक मोन्यूमेंट है या स्मारक है उसे भी ये नुकसान पहुंचाता है। ये क्या करता है, उसे भी नुकसान पहुंचाता है, उसे नुकसान पहुंचाते थे। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, अम्लीय वर्षा हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा ये बारिश के फॉर्म में भी हो सकता है, जो बर्फबारी, जैसे कि यहाँ पे बारिश है, हम लोग का तापमान यहाँ पे उतना अधिक नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, बारिश के फॉर्म में गिरता है। लेकिन अगर कश्मीर वगैरह में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, बर्फ गिरता है। तो जब बर्फ गिरता है, तो बर्फ गिरता है तो बर्फ में ये मिक्स हो जाएगा, गैस वगैरह मिक्स हो जाएगा, तो बर्फ में भी एसिड के फॉर्म, यानी कि एसिड रेन के फॉर्म में वहां पे फॉर्म में बर्फ गिरेगा। और कोहरे में भी मिक्स हो जाएगा तो कोहरा भी हमारा एसिडिक हो जाएगा। जमीन पर गिरती है तो ये जमीन को भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो ये हमारा क्या होता है, एसिड रेन होता है। देखिए जमीन जमीन पर जब ये एसिडिक होता है तो ये क्या कर देगा, जमीन की मिट्टी को एसिडिक कर देगा। तो जमीन की मिट्टी को जब एसिडिक कर देगा तो इसमें चूना मिलाया जाता है। जो चूना होता है या चूना पत्थर को मिलाया जाता है इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए, क्योंकि चूना पत्थर क्या होता है, चूना पत्थर या चूना जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस मिल करके क्या बनाता है हमारा, न्यूट्रल कर देता है। एसिड बेस मिल करके क्या करता है, न्यूट्रल करता है, यानी कि उदासीन कर देता है। तो उदासीन फिर हमारा मिट्टी हमारा क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा क्या था, ये एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा था। क्या था दोस्तों, अम्लीय वर्षा था। अगला हमारा क्या है यहाँ पे दोस्तों, ओजोन गैस यानी कि ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण। ओजोन डिप्लेशन कहने का मतलब क्या दोस्तों, ओजोन क्षरण। ओजोन का क्षरण दोस्तों क्या हो रहा है, बहुत तेजी से
यानी कि ओजोन की जो क्षरण हो रहा है बहुत तेजी से आजकल देखने को मिल रहा है। लेकिन ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का क्षरण, ओजोन का क्या है दोस्तों, क्षरण, यानी कि ओजोन डिप्लेशन का क्या कारण है, ओजोन डिप्लेशन का क्या कारण है। देख तो ओजोन के बारे में दोस्तों यहाँ पे हम डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ओजोन को देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ओजोन डिप्लेशन में सबसे पहले हम ओजोन गैस के बारे में जानेंगे, ओजोन लेयर के बारे में जानेंगे। तो ओजोन परत की खोज सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, 1913 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी थे, कौन थे, चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन थे। चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ओजोन की खोज किया था, ओजोन परत की खोज किया था। क्या किया था, ओजोन परत की खोज किया था। और ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, ये वायुमंडल का हमने समताप मंडल जब पढ़ रहे थे, जब इन्वायरमेंट में, उस टाइम भी हमने बताया था कि ओजोन परत जो है कहाँ पर है, समताप मंडल में पाया जाता है। और ये 15 से 30 किलोमीटर के रेंज में होता है। 15 से 30 किलोमीटर या 15 से 25 किलोमीटर के रेंज में ये ओजोन लेयर होता है। तो ओजोन परत क्या है दोस्तों, एक ऑक्सीजन का अपरूप है। यानी कि दोस्तों ये ऑक्सीजन का अपरूप कहने का मतलब क्या है, अपरूप या एलोट्रॉप, एलोट्रॉप हम किसको कहते हैं, जब एक से यानी कि दो से अधिक जब कोई चीज मिल जाता है तो वो एलोट्रॉप कहलाता है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, O3 होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप कहलाएगा। अगर यहाँ पे सी, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई चीज C4 हो गया तो कार्बन का एलोट्रॉप हो गया, ये C6 हो गया तो ये कार्बन का एलोट्रॉप हो गया। तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन जो O3 है ये ऑक्सीजन का क्या है, एक एलोट्रॉप है। क्या है ये, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ओजोन गैस की बात करें या ओजोन लेयर की बात करें तो निर्माण किससे होता है, ओजोन का दोस्तों ये इसका निर्माण कैसे होता है, ये देखिए। सबसे पहली बात दोस्तों, जब हम क्या जानते हैं कि वायुमंडल में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वायुमंडल में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, देखिए O2 हमारा होता है। क्या होता है ये, O2 हमारा ये है, ये क्या है, वायुमंडल में हमारा ये ऑक्सीजन चला गया। तो ऑक्सीजन जब मिक्स होता है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, ऊपर से क्या निकलता है, अल्ट्रावायलेट रे निकल आता है। ऊपर दोस्तों सनलाइट से हमारा क्या आता है, यूवी किरणें आता है, यूवी रे जाता है, अल्ट्रावायलेट ले जाता है। और साथ ही साथ वहां पे क्या होता है, फोटो फोटोन एनर्जी होता है, लाइट से तो फोटोन एनर्जी आता है। तो जब ये ऑक्सीजन भी पड़ता है तो ये डिजोल्व हो जाता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, डिजोल्व कर देता है, यानी कि डबल ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ये क्या करता है, डबल ऑक्सीजन में तोड़ देता है। तो जब सिंगल ऑक्सीजन होता है तो सिंगल ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन, इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। या तो इसे मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन कहा जाता है, मोनो एटॉमिक या तो नेसेंट। मोनो मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब एक होता है, इसीलिए मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन कहा जाता है, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन कहा जाता है। तो ये सिंगल हो गया। अब यही सिंगल ऑक्सीजन दोस्तों, एक ऑक्सीजन के साथ अब ये सिंगल ऑक्सीजन फिर से मिल करके क्या बनाता है, O3 का निर्माण करता है। क्या करता है, O3 का निर्माण करता है, ये ओजोन का निर्माण करता है। ये क्या करता है दोस्तों, ओजोन का निर्माण कर देता है, ये ओजोन का निर्माण करता है। अब अगला, अगला हमारा क्या है दोस्तों, ओजोन होल। अगला क्या है, यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि ओजोन का लेयर कैसे बनता है, ओजोन का लेयर कैसे बनता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला हमारा क्या है, ओजोन होल, यानी कि ओजोन होल में क्या दोस्तों, छिद्र देखा जा रहा है, छिद्र देखा गया है। सबसे पहले छिद्र अंटार्कटिका, यानी कि जो पोल, जो उत्तरी ध्रुव पोल या यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में अधिकतर देखा गया है, ध्रुवीय क्षेत्र में अधिकतर देखा गया, जैसे कि अंटार्कटिका में होल पहले देखा गया है। किसके द्वारा देखा गया दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो ये ब्रायन गार्डनियर और जोनाथन सैंकलिन ने देखा था। कब कब देखा है, तो 1985 में देखा है ओजोन होल सबसे पहले, ओजोन होल सबसे पहले देखा है। तो ओजोन होल होने का कारण क्या है दोस्तों, ओजोन, जो ओजोन होल है, द ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करें या क्षरण की बात करें तो ये हुआ कैसे। तो होने का कारण देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि जो ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या है, ये O3 है, ये क्या है, O3 है। तो जब ये O3 के साथ, यानी कि ओजोन लेयर के साथ या O3 के साथ जब क्लोरीन गैस मिलता है तो ये क्या करता है,
ClO बना लेता है, और जो ऑक्सीजन डबल होता है ये टूट जाता है। क्या होता है? ये टूट जाता है, टूट जाता है। और फिर से ये जो क्लोरीन ऑक्साइड होता है, फिर से अगर ये O3 से रिएक्शन करेगा तो ये हमारा क्लोरीन बन जाएगा, और फिर से ये ऑक्सीजन का निर्माण कर जाएगा, और फिर से यही प्रक्रिया यहाँ पे ये इस प्रकार से चलता रहेगा। ये प्रक्रिया इस प्रकार से फिर क्या होगा, ये चलता ही रहेगा। तो ये हमारा क्या होता है इस प्रकार से, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के जो क्लोरीन गैस है वो ओजोन लेयर के लिए क्या है, हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। ओजोन लेयर के लिए क्या है दोस्तों, हानिकारक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन छिद्र हो रहा है। तो ये ओजोन जो, यानी कि क्लोरीन दोस्तों ये जाता कहाँ है, ये आता कहाँ से है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आता है। किससे आता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होता है दोस्तों, जो हम घर में फ्रिज यूज करते हैं या एसी यूज करते हैं, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। इससे क्या निकलता है, CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे जब वायुमंडल में जाता है तो ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, और ये ओजोन लेयर को क्या करता है, क्षरण करने का या तोड़ने का काम करता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, ओजोन होल था। तो ओजोन होल सबसे पहले किसने देखा दोस्तों, ब्रायन फर्गनर और जोनाथन सैंकलिन ने देखा। कि जो देखिए दोस्तों यहाँ पे तीन नाम देखिएगा, तीन नाम कौन से हैं, जॉय फर्मर और बेरियन गार्डनर और जोनाथन सैंकलिन सैंकलिन जोनाथन सैंकलिन। कब देखा है, 1985 में देखा है। कब देखा है दोस्तों, 1985 में देखा है। तो ये भी याद रखिएगा। और कहाँ देखा गया दोस्तों, तो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र में, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है उधर देखा गया है। ध्रुवीय क्षेत्र है उधर ओजोन छिद्र को देखा गया है। अगला हमारा क्या दोस्तों, ओजोन डिप्लेशन क्या है। तो ओजोन क्या है दोस्तों, जो ओजोन लेयर का धीरे धीरे पतला होना वो हमारा क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लेशन कहलाएगा। ओजोन क्षरण से तात्पर्य पृथ्वी की ओजोन परत के धीरे धीरे पतले होने से है, विशेषकर समताप मंडल में। तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, ये भी हमने बता दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ओजोन लेयर का कारण क्या है, ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि इसका क्षरण हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें हमारा क्या होता है, क्लोरीन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। फिर हेलोन्स एंड ब्रोमीन कंपाउंड, ये भी हमारे ओजोन क्षरण, ओजोन लेयर को क्षरण करने में काम आ रहा है, यानी कि बर्बाद कर रहा है। ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी हम हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए। फिर अदर ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, यानी कि अदर भी दोस्तों, अदर में कौन कौन सी है, जैसे कि मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया। फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, CCl4, ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको क्या बोलेंगे, HFC। फिर कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिग्रेडेशन, यानी कि ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ओजोन लेयर को क्षरण में योगदान दे रहा है, लेकिन जो कि गलत है, जो क्या है दोस्तों, गलत है। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसका उपाय क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसका प्रभाव देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। इसका यानी कि ओजोन क्षरण, जो ओजोन क्षरण के प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, कि जैसे कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी है, सन से हमारा क्या निकलता है, बहुत सारे रेडिएशन आता है। तो जो रेडिएशन, जब इससे रेडिएशन निकलता है, बहुत सारे रेडिएशन निकलता है, तो जिसमें से एक क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, परावैंगनिक किरण। ये परावैंगनिक किरण जो है दोस्तों, जब पृथ्वी पर आता है, पहुंचेगा, तो ये बहुत हानिकारक होता है। ये क्या होता है, बहुत हानिकारक होता है, जिससे क्या होता है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं को खतरा बढ़ जाता है, और पेड़ पौधे को भी ये नुकसान पहुंचाता है। पेड़ पौधे को भी क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या हो गया, प्रभाव हो गया, इसका क्या हो गया, प्रभाव हो गया। लेकिन दोस्तों ओजोन परत को किस में मापते हैं, कि ओजोन परत की बात करें तो किस में मापते हैं, तो इसे डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। डॉप्सन यूनिट, यानी कि डॉप्सन यूनिट या डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। डॉप्सन यूनिट में क्या होता है, मापा जाता है। ये डॉप्सन क्या है दोस्तों, एक साइंटिस्ट का नाम होगा, जिसने जिसके द्वारा ये मापने का अंतर खोजा गया होगा, इसलिए उसके नाम पर रख दिया गया डॉप्सन यूनिट। सबसे पहले क्षेत्र कहाँ देखा गया था दोस्तों, ये भी हमने बता दिया कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में, यानी कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। दक्षिणी ध्रुव कहने का क्या मतलब दोस्तों, कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में, अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में। अब डॉप्सन यूनिट की देखिए, डॉप्सन यूनिट ओजोन लेयर में अगर मापते हैं, तो देखिए अगर 200 डॉप्सन यूनिट से कम हुआ, 200 डॉप्सन यूनिट से अगर कम हुआ, डॉप्सन यूनिट से कम हुआ,
अगर ओजोन लेयर की माप दोस्तों, अगर हम ओजोन लेयर को मापते हैं और 200 डॉप्सन यूनिट से अगर कम हुआ अगर कम है, तो वो ओजोन होल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ओजोन होल कहलाएगा। ओजोन होल कहलाएगा। अगर 200 डॉप्सन यूनिट से कम हुआ तो वो ओजोन होल कहलाएगा। अगर इससे अधिक होगा तो वो क्या होगा? वो क्या होगा दोस्तों? ओजोन सेफ के अंतर्गत में माना जाएगा। अगर 200 डॉप्सन यूनिट से अधिक होगा तो वो उसे सेफ में माना जाएगा कि ओजोन लेयर सही है। लेकिन 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो गया तो उसे क्या माना जाएगा? कि ओजोन होल उसमें है। ओजोन होल है उसमें। अगला हमें दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या किया गया? तो इसमें दोस्तों इसके क्षरण से संबंधित उपाय क्या किया गया? तो सबसे पहले एक क्या लाया, यानी कि ओजोन लेयर को सुरक्षित करने के लिए एक सॉल्यूशन टू ओजोन डिप्लेशन क्या लाया गया दोस्तों? ओजोन लेयर को क्षरण को, यानी कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या, एक मीटिंग बिठाया गया। कब क्या किया गया? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम से मीटिंग बिठाया गया। कहाँ पे दोस्तों? कनाडा में। कहाँ पे दोस्तों? कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब बिठाया गया? 1987 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें दोस्तों तो ये 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 में दोस्तों ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। अब इसमें क्या क्या, अरे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको, उसका इस्तेमाल कम करना, या जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसका इस्तेमाल कम करना, क्योंकि ये जो दो गैसें हैं वो ज्यादा हानिकारक है ओजोन क्षयकारी के लिए। क्या है ये? ज्यादा हानिकारक है। तो इसे कंट्रोल करना या समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौता था एक। यानी कि ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं दोस्तों, ये भारत के लिए नहीं, ये पूरे दुनिया के लिए, पूरा पृथ्वी के लिए ये एक समझौता था। ये क्या था? समझौता नहीं दोस्तों, एक प्रोटोकॉल था। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें दोस्तों, अगर ओजोन लेयर का डिप्रेशन होता है तो वो सिर्फ भारत का नुकसान नहीं है। वो क्या है? सिर्फ भारत का ही नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया का नुकसान है। क्या है? पूरे दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये क्या था? एक वैश्विक समझौता था। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सबसे हालिया, यानी कि लेटेस्ट में इसका दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि लेटेस्ट में कहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फिर से पुनः कब लेटेस्ट में बैठा गया था? तो वो किगाली संशोधन। किगाली संशोधन, यानी कि किगाली संशोधन, किगाली दोस्तों एक जगह है, स्थान का नाम है। तो ये 2016 में अपनाया गया था, इसे अपनाया गया था। और 2019 में क्या किया गया था? लागू किया गया था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को दोस्तों। किगाली संशोधन फिर से हुआ और उसे 2016 में अपनाया गया और लागू लेकिन कब से हुआ? 2019 में लागू हुआ। 2019 में क्या हुआ दोस्तों? लागू हुआ था। देखिए दोस्तों, ये दो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में तो ये शुरुआत हुआ था, लेकिन लागू की बात करें दोस्तों तो ये भी लागू कब हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। 1989 में लागू हुआ था। तो किगाली संशोधन किसके लिए है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का के तहत ओजोन लेयर डिप्लेशन को रोकने के लिए ही क्या था? एक किगाली संशोधन किया गया था। तो ये हमारा था पूरा का पूरा क्या था दोस्तों? ओजोन डिप्लेशन के बारे में था। और यहाँ पे हमारा दोस्तों आज का क्लास कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से इस टॉपिक से आपका मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगले क्लास होगा दोस्तों, क्योंकि अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि जितने भी इंटरनेशनल समझौता हुआ है पर्यावरण के समझौते के लिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल दोस्तों जितने भी इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, वो सारे समझौता या प्रोटोकॉल को देखेंगे। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, कि अभी हमने देखा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, वो सारे प्रोटोकॉल को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और अगले क्लास में हमारा क्या होगा? पर्यावरण से संबंधित सारे क्लास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंट का क्लास बहुत बड़ा है, लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से अधिकतर पूछा जाता है। इससे ज्यादा टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना है इन्वायरमेंट में। तो एक क्लास हम लोग दोस्तों और क्या करेंगे? इंटरनेशनल सम्मेलन, जो प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल या तो जो मीटिंग या समझौता है वो देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए वो क्लास करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट को हम लोग दोस्तों समाप्त करेंगे और अगले क्लास से हम लोग फिर क्या करेंगे?
इंजीनियरिंग ड्राइंग को शुरू करेंगे। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। और ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन करके आप इसका PDF डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे भी ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।